नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आप सबने एक न्यूज़पेपर में एक बात सुनी होगी कि आईएमएफ ने जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं, उसके हिसाब से भारत दुनिया में अब सबसे छठी बड़ी इकॉनमी हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो बोलते हैं कि हम पहले फिफ्थ लार्जेस्ट थे, फिर फोर्थ लार्जेस्ट हुए और आने वाले 2 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले थे, पर हम यहाँ पर फिर नीचे कैसे गिराए, सिक्स लार्जेस्ट इकॉनमी हम कैसे बने, हम ऊपर जाने की बजाय नीचे कैसे गिर गए। ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी हैं जो आज के सेशन में आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ना आपको इंडिया और यूके के बीच में पता होना चाहिए, क्योंकि दरअसल में जो चेंज आया है ये यहीं पर आया है। आप ना एक काम करना, इनफैक्ट आप ना सिंपली गूगल पे सर्च करना नॉमिनल जीडीपी बाय कंट्री। अगर आप ये सर्च करोगे ना, यहां सबसे पहला लिंक आ जाएगा लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी नॉमिनल। जैसे ही दोस्तों आप इसको ओपन करोगे ना, यहां पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर प्लीज ध्यान से देखेंगे, यहां पर सबसे ऊपर आपको यूएस से देखने को मिलेगा, फिर आपका चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर यूके, फिर इंडिया। अब ध्यान से देखो, इंडिया पहले यहां ऊपर हुआ करता था, अब यहां इंडिया छठे नंबर पर चला गया है। और ये हुआ क्यों है अभी हम समझते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, ये किस जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की। दरअसल में आप लोगों ने कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी को सुना होगा ये बोलते हुए कि हमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। वो इसी की बात दरअसल में करते हैं। जैसे आज के समय अगर हम बात करें ना, तो भारत की जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो $4.1 ट्रिलियन के आसपास है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ये मैं समझाऊंगा क्यों ऊपर नीचे होता है, पर $4 ट्रिलियन के आसपास की हमारी यहाँ पे अर्थव्यवस्था है। अब समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझना कि यहां पर ना आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए नॉमिनल जीडीपी का। देखो, जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, तो जीडीपी होता क्या है सर? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक समय सीमा के अंदर, मान लो 1 साल के लिए, जो भी वस्तुएं, जो भी सर्विसेज भारत देश के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, भारत की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उन फाइनल गुड्स को यहां पे हम उनका जो सम करते हैं वही होता है भारत का जीडीपी, राइट। अब सर हम तो बोलते हैं कि हम तो दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है, फिर हम नीचे कैसे आए? देखो प्लीज एग्जांपल समझना इस बात को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो इस बार हमारे पास 100 रुपए है, मान लो इतने रुपए की हमारी जीडीपी थी, एग्जांपल से समझ रहे हैं। मान लो हमारी जीडीपी थी 100 रुपीज की, चलो ठीक है। अगले साल मान लो हमने काफी अच्छा काम किया और हमारी मान लो अगले साल जीडीपी होगी लेट से 120 रुपए। ठीक है, ठीक है। अब इतने में पता समझना क्या हुआ, लेट से जब हमारी जीडीपी 100 रुपए थी ना, उस टाइम डॉलर टू रुपी का भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज रेट रहा होगा। मान लेते हैं इस टाइम $1 लेट से 25 रुपए का था, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ही बता रहा हूं मैं आपको। अगर ऐसा था तो आप क्या बोलोगे? अगर 100 रुपीज थे तो यहां पर हमारी जीडीपी कितने की रही होगी? ऑब्वियसली $4 की। बट 1 साल के बाद सिचुएशन बदल सकती है। जैसे यहां पर हमारी जीडीपी बढ़ गई, पहले 100 थी अब 120 होगी, पर अगर आप इसको यहां पे डॉलर टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो जरूरी तो नहीं है ना कि एक्सचेंज रेट यही रहेगा, हो सकता है एक्सचेंज रेट बदल गया हो। और लेट से मान लो मैंने आपको बोला कि यहां पर एक्सचेंज रेट हो जाए $1 60 का। आई नो थोड़ा आपको लगेगा कि इतना कैसे गिर गया रुपया, पर मान लो 1 सेकंड के लिए गिर गया, तो उस केस में आपकी जीडीपी कितनी आएगी? अगर डॉलर्स में आप कन्वर्ट करना चाहो, अगर $1 60 का है तो 120 रुपए आपके $2 के बराबर होंगे। अब होगा पता क्या, आप यहां पर अगर आप इस डेटा को देख रहे होंगे, आप बोलोगे सर हम तो 20% ग्रो किए, पहले 100 थी जीडीपी अब 120 होगी, हमारी तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई। बट अगर आप यहां पे डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी यहां तो जीडीपी का नंबर यहां पे कम होता हुआ देखने को दरअसल में मिला है। ये ऐसा नहीं है कि भारत ने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कम किया ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर हमारा रुपया कमजोर हो गया है, और जब हमने उसको यहां पे डॉलर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो उस केस में हमारा जो नंबर है वो कम देखने को मिला। अब इसी चीज को जरा रिलेट करो, जब हम दुनिया भर की कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? डॉलर्स की फॉर्म में। तो ये जो आपके सामने जो डेटा आएगा ये सारा डॉलर्स की फॉर्म के अंदर है। तो भारत का भी जीडीपी आया होगा कुछ ना कुछ, काफी अच्छा खासा जीडीपी आया होगा, पर जब हमने उसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया होगा, क्या हमारा नंबर कम नहीं हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। क्यों? अरे भाई पिछले कुछ महीने से आप जरा नोट करो,
कंटिन्यूसली बार बार ये खबर सुनने को मिल रही है कि रुपया गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है पिछले टाइम के अंदर। और जब रुपया कमजोर होगा तो हमारा जीडीपी का आंकड़ा डॉलर टर्म्स के अंदर क्या आपको कम नहीं देखने को मिलेगा? यस, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि भारत की जीडीपी आपको अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अब पॉइंट ये एक तो ये हो गया कि हाँ सर हमारा रुपया कमजोर हुआ है और जब हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उस वजह से हमारा जो नंबर है वो कम देखने को मिलेगा। अगर आप पिछले एक साल ट्रैक करोगे ना तो लगभग हमारा रुपया 10% गिरा है डॉलर के मुकाबले। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करोगे पाउंड की, जो ब्रिटिश पाउंड की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है लगभग 5%। तो सोचो, ब्रिटिश पाउंड मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, हमारी जीडीपी अच्छी थी पर डॉलर की टर्म में बहुत कम दिखेगी। ब्रिटिश पाउंड मजबूत हो गया था तो उनकी जीडीपी डॉलर की टर्म में ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन कि ब्रिटिश हमें यहाँ पे जो यूके है उसका नंबर हमारे से यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। अब पॉइंट ये आता है कि चलो ये बात तो समझ गए, पर क्या सिर्फ यही एकमात्र कारण था कि रुपए का गिरना, डॉलर का मजबूत होना और साथ साथ पाउंड का मजबूत होना? नहीं, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कारण और भी था। देखो, अगर आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो मैंने काफी बार आपको जीडीपी कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया है और आपको यह भी पता होगा कि भारत ने अभी रिसेंटली अपना जीडीपी कैलकुलेट करने का जो तरीका था उसमें बदलाव किया था। हमने हमारा जो बेस ईयर था जीडीपी कैलकुलेट करने का वो भी बदलाव किया था। अब पॉइंट पता क्या है कि जब हम अपना तरीका बदलेंगे जीडीपी को कैलकुलेट करने का तो ऑब्वियसली हम पिछले वाले आंकड़े भी उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब हुआ पता क्या है, जो पहले आंकड़ा हमने 357 लाख करोड़ अपनी जीडीपी का बताया था ना, जब हमने उसको नए मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट किया तो वो आंकड़ा निकल के आया 345.5 लाख करोड़। तो देखो, जो हमारी जीडीपी पहले ज्यादा थी हमने पुराने मेथड के हिसाब से, वो नए मेथड के हिसाब से आपको कम देखने को मिली। तो जो बेस ईयर में बदलाव किया गया, जीडीपी के अंदर एडजस्टमेंट हुआ, उसकी वजह से हमारी जीडीपी कम हुई और जब जीडीपी कम हुई साथ साथ रुपया भी कमजोर हुआ, साथ साथ डॉलर भी मजबूत हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमें यह समझ आ गया कि हमारी अब जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब आपको देखने को मिलेगी। अब पॉइंट ये आता है कि सर अच्छा चलो ठीक है, हम तो थोड़ा उदास हो गए ये बात सुन के, तो क्या कभी आगे फ्यूचर में ऐसा होगा कि हम तरक्की करेंगे, हम इन देशों को काट पाएंगे? आंसर इज बिल्कुल हाँ। इसका आप रीजन समझना, आप ये समझो, अभी ना अगर हम बात करें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो पिछले सालों के क्वार्टर चल रहे हैं या ओवरऑल साल की अगर हम बात करें, तो भारत 7% के आसपास ग्रो कर रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेल, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि रुपया काफी कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, उस वजह से दिक्कत आ रही थी। और अब हमारा जो नया टारगेट है वो ये है कि 2027 में, यानी कि अगले साल हम क्या बन जाएंगे, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। एंड 2031 में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे थे 2027 या 2028 तक हम दुनिया में टॉप 3 पे आ जाएंगे, नहीं, वो 2031 में हम यहाँ पे उस चीज को अचीव कर पाएंगे। पर भारत के लिए अच्छी बात यही है कि देखो, भारत की अर्थव्यवस्था में कोई खास दिक्कतें यहाँ पे है नहीं। भारत ने काफी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखाया है, जीडीपी अच्छे से चल रही है, सरकार की भी जो पॉलिसीज हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, उन सब ने यहाँ पे एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है एंड दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग टर्म। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम एक बात आप और ध्यान में रखिएगा, यहां पर ना ये होता है जीडीपी का नंबर। ये कौन सा नंबर है? नॉमिनल जीडीपी का। ये वही नंबर है जिसमें हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन जल्द से जल्द यहां पे बनने का। पर एक बात समझना, सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा देखकर हमें बहुत ज्यादा अनुमान नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि देखो, जीडीपी क्या बताता है? सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यही तो बताता है। पर अगर हमें यह देखना है कि एक देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सिर्फ जीडीपी के आंकड़े से नहीं पता लगेगा। वहां के लोगों में गरीबी खत्म हुई या नहीं हुई, हंगर खत्म हुआ या नहीं हुआ, एजुकेशन लेवल इंप्रूव हुए या नहीं हुए, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड साथ ही साथ यहां पर ये कंपैरिजन इस तरह से करना काफी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि भारत की जैसे अर्थव्यवस्था, मैंने बोला आपको $4 ट्रिलियन की, यूके की भी लगभग उसी के आसपास की है। पर भारत और यूके में एक बहुत बड़ा अंतर पता क्या है? भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास है। अब सेंसस होगा तो शायद और ज्यादा बड़ी आए। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उनकी तो 10 करोड़ से भी कम है। तो कहने का मतलब, यूके में 10 करोड़ लोग वो मिलकर क्या कर रहे हैं, वो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। और भारत में 140 करोड़ लोग मिलकर $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो भारत में ना
एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि भारत की जीडीपी इसलिए बड़ी दिखती है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो एक्चुअल में अगर आपको कंट्रीज को कंपेयर करना है तो जीडीपी के बेसिस के ऊपर नहीं, बल्कि आपका जीडीपी पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस के ऊपर हमें उसको कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप यहां पे जाएंगे ना इस विकिपीडिया के पेज के ऊपर, आपको नीचे सबसे यहां पे वो नंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आप जाओगे, यहां पर आप देखो लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी नॉमिनल पर कैपिटा। अगर आप इसमें देखोगे ना पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, अब यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे कि भारत कहां पर आता है, तो भाई भारत का नंबर यहां बहुत ज्यादा पीछे आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आप यहां नोटिस कर पाओगे कि भारत का जो नंबर है वो यहां पे, ठीक है, हाँ काफी नीचे आ गया है। पहले पिछली बार मैंने देखा था तो 140 के आसपास था, अब यहाँ पे भारत का नंबर 149 है। क्योंकि जब हमारा जीडीपी ज्यादा है पर हमारा जो बेस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो जीडीपी पर कैपिटा का नंबर काफी कम देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए भारत को डेफिनेटली जीडीपी में तो काम करना ही है, दुनिया में हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ यहाँ पे कदम भी उठाने हैं, पर उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे अपनी पर कैपिटा इनकम को भी यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, सो दैट हमारा जो 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है उसको हम अचीव कर पाए। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। आई होप ये जो बातें हैं कि क्यों इंडिया 6th लार्जेस्ट इकॉनमी यहाँ पे पहुंच गया है, ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।